हम देख रहे थे कि उन्होंने चित्र बनाना शुरू कर दिया और सारी कल्पना उन्होंने अपने चित्रों के अंदर बताने लग गए थे। फिर सारा परिदृश्य बदल जाता है। इन मानव आकृतियों में चित्रों में मूर्ति शिल्प का समन्वय था। क्या था इस मानव आकृतियों के अंदर? मूर्ति शिल्प। मूर्ति के अंदर जो उनकी कल्पना थी वो सारी उसके अंदर उन्होंने उतारी थी। स्त्री रंगों के बिना उन्होंने जहाँ उन्होंने रेखाओं से आकृतियाँ बनाई थी वहाँ उनमें मांस मज्जा और अस्थियाँ तक को देखा जा सकता था। देखो उन्होंने ऐसा सुंदर स्त्रियों का चित्र बनाया था कि उसके अंदर के मांस मज्जा सारी चीज़ें उसके अंदर दिख रही थी। हाँ, रेखाओं वाले चित्रों में एक प्रवाह, ऊर्जा, उमंग और चुस्ती फुर्ती थी। लगता था ये आकृतियाँ अभी संवाद करेंगी। यानी जो उनकी पिक्चर बनाई गई थी, जो उन्होंने बनाए थे, वो चित्र के अंदर बोलती चित्र दिखते थे। ऐसा लगता कि अभी हमारे साथ में बातें करते हैं क्या करके। इस प्रकार के उन्होंने चित्र बनाए थे। रेखा वाले चित्रों में एक प्रवाह, ऊर्जा, उमंग और चुस्ती फुर्ती थी। देखो उनके प्रवाह पूछा जाएगा आपको प्रश्न कि उनके चित्रों के अंदर क्या था, तो उनके चित्रों के अंदर आप लिख सकते हैं कि एक प्रवाह, ऊर्जा, उमंग और चुस्ती फुर्ती थी। वे आकृतियाँ अभी संवाद करेंगी, हाथ पकड़कर साथ हो लेंगी। इनकी जीवंतता, ऐसा लगा था जिंदी है, जाओ और उनसे बात करो करके। इतना सुंदर उन्होंने रेखाटन किया था। रंग रेखाओं से उनका प्यार उनकी हर सांस से निःसृत होता, जो उनके चित्रों को सजीव कर देता। लगता था वे हर दृश्य, परिदृश्य, स्थिति और व्यक्ति को रंगों और रेखा में ढाल देंगे। देखो ऐसा लग रहा है उनको, बुरा नहीं लग रहा था कि पाँव कट गया तो मैं चुपचाप बैठा घर में, अब क्या करूँगा। लेकिन उन्होंने अपना जो समय था, उनके पास में जो कला थी, वो कला को उनको उभारने का समय मिल गया और उन्होंने इतने सुंदर ढंग से उन्होंने अपने चित्रकला का कार्य किया कि जो वो चित्र बनाते थे तो ऐसा लग रहा था कि अभी हमारे साथ में बात करेंगी। सारा परिदृश्य उसके अंदर उन्होंने स्थित कर दिया था। आया समझ में आता? अब आगे का पैराग्राफ देखेंगे। अमरनाथ घर के भीतर कैनवास पर फूलों, पत्तों, झरनों, हरियाली के चित्र बनाते। देखो क्या क्या करते हो। वहीं घर के बाहर जितनी खुली ज़मीन थी, मालिक के साथ उन्होंने उस ज़मीन को तैयार करवाया। सामने ही ज़मीन में बगीचा बनाया था, जिसमें रंग बिरंगे मौसम के फूल क्यारियों में लगाए थे। देखो इतना ही नहीं तो उन्होंने क्या किया था, सामने का जो अपना घर था वहाँ पे जगह थी, उस जगह में उन्होंने अपना बगीचे का कार्य कर लिया और रंगी बिरंगी क्यारियाँ तैयार करके उसके अंदर अलग अलग प्रकार के सुंदर सुंदर फूल उन्होंने लगाए। उन्होंने ऋतुओं के क्रम से फूलों के पौधे लगवाए थे। अब कौन से ऋतु में कौन सा फूल आता, देखो कितना उनका ज्ञान था। उन्होंने कौन से ऋतु में कौन सा फूल आता, वो हिसाब से उन्होंने ऋतुओं के हिसाब से भी उन्होंने पौधे लगवाए थे। गर्मी के बाद में बरसात और बरसात के बाद में सर्दी के पौधों में फूल खिलते हैं। घर के पीछे की ज़मीन में उन्होंने फलों के पेड़ लगा दिए। देखो सामने फूलों के लगा दिए, पीछे की ज़मीन में फलों के पेड़ लगा दिए। घर की चार दीवारी के साथ में फूलों और फलों की बेलें चढ़ा दी गई थी। घर और बाहर के लोग आश्चर्य से उनकी ओर देखते हुए हंसते, मैं जीवन का व्याकरण बना रहा हूँ, जीवन के अछूते सच के शिखर पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ लगा रहा हूँ। क्या बोल रहे वो, मेरा जो जीवन का अछूता सच है उसके लिए ऊपर चढ़ने के लिए मैं क्या लगा रहा हूँ, सीढ़ियाँ बना रहा हूँ, कहकर हंसने लगते हैं। इस प्रकार से वो अपना कार्य बहुत अच्छे ढंग से, अपना जीवन जो अपाहिज जीवन था, उन्होंने अपाहिज ने बनकर एक अपना जीवन नए सिरे से शुरू किया। बगीचा बना लिया, चित्रकलाएँ बना ली, चित्र बना के उनके ऊपर अपने पेंटिंग करते रहे। इस प्रकार से बगीचा सामने फूलों का और पीछे से फलों का गार्डन उन्होंने बनाया। डॉक्टर ने खून की फिर से जांच करवाई थी। खून की जांच की रिपोर्ट आई तो परेशान हो गया था। घर के लोग चिंतित थे, अब क्या हो गया है। डॉक्टर ने बताया बीमारी फिर से पसर रही है। उनकी दाई बाह में खून की गर्दिश बंद हो गई है। धीरे धीरे बाह हिलाना भी मुश्किल हो गई है। बाह निर्जीव होकर कांच सी हो गई थी। देखो एक हाथ जो था, अब धीरे धीरे उनके बॉडी में का जो शरीर में का जहर था ऊपर ऊपर चढ़ते गया। ऊपर चढ़ते से उनकी जो बाह थी, एक हाथ था, उनका हाथ अब काम करना कम कर दिया गया था, कमज़ोर हो चुका था। बहुत सारी दवाइयाँ दी जा रही थी। घर पर ही नर्स रख ली गई थी। घर का कोई ना कोई सदस्य भी आसपास ही रहता। डॉक्टर ने बताया जहर फैल गया है अब और रुका नहीं जा सकता। पहले से भी ज़्यादा भयावह स्थिति, बाह काटनी पड़ेंगी। अब क्या काटना पड़ रहा है, उनका एक हाथ काटना पड़ रहा है। इतनी बड़ी परिस्थिति आ गई थी कि उनकी दवाइयाँ भी काम करने के लिए अब समर्थ नहीं थी। उनकी देखभाल के लिए घर के अंदर एक नर्स रखी गई
और नर्स रखने के बाद में वो उनका देखभाल करती रही। जहर ज़्यादा फैल गया था, पहले से भी ज़्यादा भयावह स्थिति, बाँह काटनी पड़ेंगी। घर के लोग सन्न थे, लेकिन फैसला तो बाबूजी को ही लेना था। वे वैसे ही हंसे और उन्होंने क्या किया, आखिर में बाँह तो नहीं होना। सप्ताह भर बाद अमरनाथ अस्पताल से लौट आए थे। उनकी दाहिनी बाँह काट दी गई थी। उन्होंने जल्दी से ही बाएं हाथ से अपना काम करना सीख लिया था और धीरे धीरे अपने सारे काम खुद ही करने लगे थे। उनके लिए खुले कमीज सिलवाए गए थे। वे पहले की तरह सामान्य लग रहे थे। अमरनाथ के कहा था, कल मैं शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू करूँगा। शास्त्री जी को सूचित कर दो कि वे कल आ जाए। बचपन में मैंने सीखना शुरू किया था, पर कहीं सीखा था, बीच में ही छोड़ना पड़ा था। अब देखो, अब क्या हो गया, अब बाँह काट दी गई। अब एक हाथ से काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। सारा काम एक हाथ से करने लग गए और अपने बेटे को कह रहे कि मैंने अब क्या सीखना है, मुझे शास्त्रीय संगीत सीखना है। जो मैंने बचपन में सीखा था, कुछ कारणवश छूट गया मेरा, तो अब मुझे वो संगीत पूरा कर लेना है। तो आप मुझे शास्त्री जी को घर पे बुला दो। अब उनका काम शुरू हो गया। अब शास्त्री जी घर पे आ रहे हैं। अमरनाथ जी गाना सीखना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद का जो है हम अगले पीरियड में और देखेंगे। ओके, ठीक है।